मैम ये रफ़ी में ना एक पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्रेगनेंसी में चेंजेस आते हैं उसमें मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाता है, हम्म। पैडल वाले में इंक्रीज हो जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी स्लाइटली डिक्रीज, CO2 स्लाइटली डिक्रीज। इसका ओके, काइंडली थोड़ा सा बता दीजिएगा please। एक मिनट जरा मैं देखूं मेरा सिस्टम क्यों हैंग हो गया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो कर रहा है। ओके। अच्छा जी, अब जो है हम एक्सरसाइज के इफेक्ट्स देख लेते हैं, समराइज में कर देते हैं। अच्छा, एक सिंपल पहले हम थोड़ा सा कॉमन सेंस बनाते हैं। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम रिकॉल करें तो वी ऑल नो कि ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है। और हमारा वेंटिलेशन रेट भी बढ़ जाता है, हम जोर जोर से सांस लेना शुरू कर देते हैं। ये सब हमें नोन है, ठीक है। ये तीन चीजें हमें नोन है, ठीक है। एक चौथी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा लंग जो है वो जोन 3 में चला जाता है, ठीक है। और पूरा का पूरा लंग जोन 3 में जाने का क्या मतलब है कि जोन 1, 2, 3 सारे खत्म हो गए, सारा का सारा लंग जो है वो जोन 3 में चला गया। इसका क्या मतलब है कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर, ठीक है। सो ये हमें कुछ नॉन चीजें हैं कि भाई वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ गई, वेंटिलेशन रेट बढ़ गया, ठीक है। रिमेंबर, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे कोई चेंज नहीं आता। किस पे चेंज आएगा? आर्टीरियल में तो उतना ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, किस पे चेंज आएगा? वीनस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेशर्स पे चेंज आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर कर देगा, तो वीनस रिटर्न के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली क्या था, यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट 5 ml था। 5 ml मैंने कैसे निकाला था आप लोग को मैंने बताया भी था। अगर आप ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे चले जाते हैं वापस से कि सेकेंड, ये वाला मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया था कि देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, सही। और मैंने आपको ये बताया था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो वीनस ब्लड होता है, ठीक है, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 40 होता है, ठीक है। एक मिनट, इसको जरा लकीर को ठीक कर दूं ताकि आप लोग को समझ में आए। ये 40 है, ठीक है। अगर हम राइट वर्ड शिफ्ट पे भी देख लें, ठीक है, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट पे भी देख लेते हैं इसको, जैसे भी आप देखना चाहो, सही। तो आप देखो यहाँ पर अब तक हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन 75% है। 40 mmHg पे भी हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन 75% है। एग्री? ये नॉर्मल है, यानी कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन जब आर्टेरियल ब्लड से वीनस ब्लड में जाती है तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में वो सिर्फ अपना एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे के आती है, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ये मैम वीनस ब्लड में एक ऑक्सीजन देकर आती है आर्टीरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन दे के कहाँ वापस आएगी? वीनस ब्लड से वापस आएगी ना, यस मैम। ठीक है।
तो वो एक ऑक्सीजन दे के आई होती है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है वो अप टू 3 ऑक्सीजन तक वो डिलीवर कर सकती है। मैंने आपको कहा था ना, चौथी नहीं देगी वो अपनी। ठीक है, तो वीनस ब्लड के अंदर जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी काम हो बढ़ जाएंगे, क्योंकि कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। बात समझ आती है? ये क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ठीक हो गया। तो एक्सरसाइज में क्या क्या होगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर्स पे कोई चेंज नहीं आएगा, वीनस कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी पार्शियल प्रेशर, और वीनस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएंगे। ठीक है, आर्टीरियल पीएच पे, क्योंकि हम जब भी एबीजी करेंगे तो हम आर्टीरियल पीएच देखते हैं, वीनस पीएच नहीं देख रहे होते हम। ठीक है, वीनस कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है तो वीनस के पीएच वीनस ब्लड के पीएच कम होंगे, लेकिन आर्टीरियल प्रेशर, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कोई चेंज नहीं आता आर्टीरियल पीएच के अंदर भी, क्योंकि जब जब कोई भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं आ रहा, तो इसमें भी चेंज नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस के पेशेंट एक्सरसाइज की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप कर ले। ठीक हो गया? क्लियर है ये चीज? और रिसेप्टर कौन से इसको स्टिमुलेट करते हैं, रेस्पिरेटरी रिस्पांस को? अभी मैंने आपको बताया कौन से रिसेप्टर्स हैं, मसल और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। नहीं, मसल एंड हाँ, जॉइंट रिसेप्टर, मसल एंड जॉइंट रिसेप्टर्स, दे आर पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, पेरिफेरल कीमो भी नहीं, पेरिफेरल प्रोप्रियोसेप्टर्स। ठीक है, दीज आर प्रोप्रियोसेप्टर्स। ठीक है, एक्सरसाइज को कौन स्टिमुलेट करता है? प्रोप्रियोसेप्टर्स, पेरिफेरल दैट इज द प्रोप्रियोसेप्टर। पेरिफेरल मसल और जॉइंट के रिसेप्टर्स। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, लंग कौन से जोन में चला जाएगा? जोन 3 में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं हायर एल्टीट्यूड पे। अच्छा, वो जो प्रेगनेंसी वाला कोई कह रहा था, अगर आप ग्रुप में शेयर कर लो तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, इसमें वो वाला टेबल नहीं है प्रेगनेंसी वाला। मैम वो एमसीक्यूज अच्छा, है, वो उसमें दिए हुए हैं कि प्रेगनेंसी में टीएलसी, मिनट वेंटिलेशन और कार्बन ओके, डाइऑक्साइड, मैं ये सारी ओके चीजें मैं दी हुई मैं हैं। एक काम करती हूँ कि वो प्रेगनेंसी वाला एक टेबल है कहीं पे बना हुआ शायद फर्स्ट एड में, मैं वो शेयर कर देती हूँ मैम ग्रुप रफी में। पॉइंट्स है वो। रफी रफी के पॉइंट्स है पॉइंट्स मैम। हैं, रफी के पॉइंट्स भी हैं, और वो जो है ना टेबल कहीं बना हुआ है उसका, जिस तरह ये टेबल्स बने हुए हैं ना, वैसे वो टेबल बना हुआ है प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना, रेस्पिरेटरी इफेक्ट, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ एक साथ, वो सारे पॉइंट्स एक ही जगह आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक जी। है मैम। अब लास्ट लास्ट पॉइंट है इसके, हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा। अब अगर हम रिवाइज करें तो हायर एल्टीट्यूड पे जब हम गए, तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या था, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम है, क्योंकि बैरोमेट्रिक प्रेशर कम है। ठीक है, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर कम है तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम है, तो जब हम सांस लेंगे तो एल्विलाई में भी ऑक्सीजन कम जाएगी, पहला पॉइंट। ठीक है, जब एल्विलाई में ऑक्सीजन कम गई तो ब्लड में भी कम जाएगी, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी डिक्रीज होगा, हाइपोक्सीमिया। लेकिन जो ए ग्रेडियंट है, ए ग्रेडियंट वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। एग्री? हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड में ए ग्रेडियंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि एल्वुलाई में जितनी ऑक्सीजन जा रही है वो सारा का सारा आर्टियल हीमोग्लोबिन को देगा, वो ऑक्सीजन अपने पास नहीं रखेगा। ग्रेडियंट कब बढ़ेगा? जब प्रॉब्लम है परमेबिलिटी का। सही, यहाँ परमेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन होगी, हम सबको पता है हायर एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं। क्यों हाइपर वेंटिलेशन होती है? क्यों? क्योंकि हाइपोक्सिया जो है वो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। जो हाइपर वेंटिलेशन यहाँ पर हो रही है, ये क्यों हो रही है? पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन से हो रही है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स क्यों स्टिमुलेट हुए? 60 mmHg से प्रेशर, जो अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होगा तो ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक हो गया? सही है। जब हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकल गई तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हायर एल्टीट्यूड पे कम होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पीएच जो है वो ज्यादा हो जाती है, और ये प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है, सही है। तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, आर्टियल पीएच अल्कलाइन हो जाती है। ठीक है, जब हम ज्यादा टाइम तक हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो हाइपोक्सीमिया क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करवाता है,
फ्रॉम द रीनल ट्यूबुलर सेल्स, और वो एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसीज की प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया डेवलप होता है। और ये सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया क्या करेगा, हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, और क्या एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है कि हायर एल्टीट्यूड पे 2-3 डीपीजी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एंड what the increase 2-3 dpg does, it shift the curve towards the right side, तो हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन रिलीज करना जो है हीमोग्लोबिन के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। सो क्या होगा, लेस एफिनिटी मोर P50, वही वाली चीज जो हमने पहले पढ़ी है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, फिर मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस करूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब रिमेंबर कि नॉर्मली जब भी जो है पेरिफ्री के अंदर जो है टिश्यू को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, तो टिश्यू में वेजोडाइलेशन होती है कि ज्यादा ऑक्सीजन उनको मिले, यानी कि पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होता है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। लेकिन पल्मोनरी के अंदर ये रिस्पॉन्स उल्टा होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जब भी एल्विलाई को ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, तो वहां पर जो है पल्मोनरी वेसल्स जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, एमसीक्यू। सो पल्मोनरी हाइपोक्सिया जो है, ठीक है, ओहो क्या मसला है, पल्मोनरी हाइपोक्सिया जो है, सब कुछ खुला हुआ है, पल्मोनरी हाइपोक्सिया जो है ये एमसीक्यू है बेटा, ठीक है, इसका रिस्पॉन्स वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स नॉर्मली कहीं भी बॉडी में हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, टिश्यू हाइपोक्सिया का नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है, वेसोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन, ठीक है। दिस इज क्यों, क्योंकि देखो लंग के अंदर जो है ये ऑक्सीजन देने नहीं जा रहे, लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर लेने जा रहे हैं और एक एल्वुला है जहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, अगर एक एल्वुला में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो अगर वहां पे कैपिलरी ब्लड लेके जाएगी तो वो वेस्टेड वेंटिलेशन, वो वेस्टेड होगी ना, शंटिंग होगी उसकी। तो उसकी फिजियोलॉजी क्या है कि अगर उस एल्वुलाय में अगर फॉर एग्जांपल एक लंग कंप्लीटली कोलैप्स है, ठीक है, और आप इमेजिन करो कि आधा कार्डियक आउटपुट उस लंग में जा रहा हो, तो वो आधा का आधा सारा का सारा शंट हो जाएगा। लेकिन नेचर ने किस तरह से बनाया कि अगर एक लंग पूरा कंप्लीटली कोलैप्स है, ठीक है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से वहां का ब्लड फ्लो जो है ना, जो हाफ है वो हाफ से रिड्यूस होके मिनिमल जितना जा सकता है मिनिमम पे चला जाएगा, और वो सारा का सारा ब्लड जो है डेविएट हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल लंग। एंड दिस इज द रीजन कि जब मदर के वोम में फीटस होता है, ठीक है, तो उसी वजह से लंग कोलैप्स होते हैं, तो वहां पे ब्लड नहीं जाता और वो डेविएट हो जाता है। सो पल्मोनरी हाइपोक्सिया वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, हायर एल्टीट्यूड पे पल्मोनरी हाइपोक्सिया होता है और ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, और इसकी वजह से वी नो दैट द अक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकती है, अक्यूट पल्मोनरी एडीमा और अक्यूट सेरेब्रल एडीमा से बंदे की डेथ हो सकती है। तो हम जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम क्या मेजर लेते हैं, फौरन से बंदे को डिसेंड करवाते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं और ज्यादा एक हाइट से ज्यादा जाएंगे तो वी नीड द एक्लिमेटाइजेशन फिनोमेना आल्सो, कि आप रुक रुक के जाएं सो दैट योर बॉडी गेट एक्लिमेटाइज विद दिस, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, आप में से अगर कोई हाई एल्टीट्यूड पे गया हो या उसको आइडिया हो, तो हम जो आप देखो जब हम हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बेसिकली हाइपोक्सीमिया स्टिमुलेटिंग द हाइपर वेंटिलेशन वाया द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है। लेकिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से ज्यादा बाहर निकाल रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी से बाहर निकल गई तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, ठीक है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स क्या होंगे, स्टिमुलेट नहीं होंगे, क्योंकि हाइपोकैप्निया प्रोड्यूस हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम उस हाइपर वेंटिलेशन को मेंटेन करने के लिए, उस हाइपर वेंटिलेशन को मेंटेन करने के लिए जो है वो एसिटाइलजुलेमाइड देते हैं। एसिटाइलजुलेमाइड क्या करता है कि वो बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन जो है, ठीक है,
उसको जो है बढ़ा देता है और हाइड्रोजन को रिटेन करता है, जिसकी वजह से जो है ये जो डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की सिचुएशन है वो कम हो जाती है और हाइपरवेंटिलेशन मेंटेन रहती है। ठीक है, वी हैव डन विद द रेस्पिरेशन। अगर आप लोग को कोई क्वेरी है तो यू मे आस्क, हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है। मैम ये लास्ट वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर सकती हैं? यस श्योर। एसिटल देखो एसिटाइलजोलामाइड करता क्या है, एसिटाइलजोलामाइड जो है ना वो बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बॉडी में ना एसिडोसिस प्रोड्यूस करता है, ताकि जो है वेंटिलेशन जो है वो एक्टिवेटेड रहे। ठीक है, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को कम कर देती है, जो कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को इनहिबिट करता है हाइपर वेंटिलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो हम ये जो है मेडिसिन यूज करते हैं ताकि हाइपर वेंटिलेशन जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, मैम हाइपर वेंटिलेशन रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस करता है और एसिटाजोलामाइड जो है वो उसको उसको उसमें उसको कन्वर्ट मैनेज कर उसको मैनेज करता है। एसिटाजोलामाइड एसिडोसिस नहीं करता जी, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं करता, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर रहा होता है, ताकि हाइपर वेंटिलेशन बरकरार रहे। ताकि हाइपरवेंटिलेशन बरकरार रहे। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, मैम एनी तो जी फास्फोग्लिसरेट किस वजह से बढ़ रहा है? 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट पीपीजी। इसलिए बढ़ रहा है कि हाइपोक्सिया जो है ना आरबीसीज के अंदर जो है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ा रहा है, और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में जो है ना नॉर्मली जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है ना, उसमें आप अगर ग्लाइकोलिसिस खोल के देखो तो उसमें एक प्रोडक्ट एक बनता है पाथवे में 1,3 बीपीजी। जब ये 1,3 बीपीजी ज्यादा हो जाता है ना, तो इसका एक आइसोमेरेज एंजाइम होता है जो इसको 2,3 बीपीजी में कन्वर्ट कर देता है। सो बेसिकली जब भी ये बिल्टअप होगा ना, तो आरबीसीज में ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ज्यादा बिल्टअप होगा, तो ये बिल्टअप 2,3 डीपीजी प्रोड्यूस करेगा, और 2,3 डीपीजी क्या करता है, ऑक्सीजन अनलोडिंग करने में हीमोग्लोबिन की हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर क्लियर। मैम। और मैम ये डिकम्प्रेशन सिकनेस का भी एक बता डी रहे कॉन्सेप्ट। हाँ, डिकम्प्रेशन सिकनेस का हाई एल्टीट्यूड के अंदर बेसिकली डिकम्प्रेशन सिकनेस जो है ना वो डीप सी डाइविंग में आती है ना। मैं काम कर लेती हूँ कि हम नेक्स्ट जब टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें मैं